आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th हिंदी के मॉडल सेट 1 के कंप्लीट सॉल्यूशन को करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हर एक तक ये वीडियो पहुंच जाए। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल का आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जितना भी मॉडल पेपर आया हुआ है चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो आपको कंप्लीट सॉल्यूशन इसी चैनल में मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर कुछ सामान्य निर्देश दिया गया है और इससे पहले मैंने आपको सोशल साइंस का एक सेट, मैथ का एक सेट और साइंस का एक सेट का कंप्लीट सॉल्यूशन बता दिया है। देखिए वहां पर कुछ क्वेश्चंस का छूट दिया गया है, जैसे कि 7 क्वेश्चन में से आपको 5 ही क्वेश्चंस बनाना है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। मतलब ये जो हिंदी है, हिंदी में ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया। सबसे पहले आप लोग इसको पढ़िए। देखिए यहां पर जो भी क्वेश्चंस होंगे यहां पर क्या करिए, हर एक क्वेश्चन का आंसर आप अपने शब्दों में दीजिए, ठीक है। और जितना सिंपल से सिंपल होगा तो यहां पर मैं आपको जो भी आंसर बताऊंगा बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा। यहां पर फिर क्या बोला जा रहा है कि इस प्रश्न पत्र के 4 खंड है, यहां पर 4 सेक्शन है, सभी खंड के प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है, यानी कि हर एक क्वेश्चन का यहां पर आपको आंसर देना पड़ेगा। जो भी वहां पर जिस क्वेश्चन में कितना नंबर है यहां पर हर एक चीज लिखा गया है। यहां पर देखिए जो 2 अंक के जो प्रश्न है उसका उत्तर आपको लगभग 20 शब्दों में देना है। 3 अंक का जो आपका प्रश्न हो गया इसका उत्तर लगभग आपको 50 शब्दों में देना है। 5 अंक का जो प्रश्न है इसका उत्तर आपको लगभग 150 शब्दों में देना है। आपको शब्द गिनने का जरूरत नहीं है, आप दीजिए आंसर, बस काम बन जाएगा। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन है और आप लोग आंसर को किस प्रकार से लिखेंगे। तो देखिए हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर पैसेज का है, तो सबसे पहले आप लोग इस पैसेज को पढ़ लीजिएगा, आप अपने से पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर मैं आपका टाइम नहीं बर्बाद करूंगा। हम लोग सीधे चलते हैं क्वेश्चन में। देखिए हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है क्या है कि मनोविज्ञान किसके लिए मापदंड बनाता है। देखिए इसका जो आंसर है यहाँ पर साफ साफ है कि मनोविज्ञान बुद्धि, अभिरुचियों, संवेगों और समूचे व्यक्तित्व के आंकने के लिए मापदंड बनाता है। तो यहां से लेकर आप यहां तक लिख दीजिए, ये हो गया इसका आंसर। तो चीज लिखा गया है कि मनोविज्ञान बुद्धि, अभिरुचियों, संवेगों और समूचे व्यक्तित्व को आंकने के लिए मापदंड बनाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि बाल मनोवैज्ञानिक क्या करते हैं। तो देखिए यहां पर साफ साफ लिखा गया है कि जो बाल मनोवैज्ञानिक है ये क्या करते हैं, भावनाओं का, जिज्ञासाओं का, अंतर्द्वंद्वों का और दुविधाओं का निरीक्षण करते हैं और परीक्षण करते हैं। तो वही चीज मतलब यहां से लेकर आपको यहां तक लिख देना है। तो वही चीज मैंने यहां पर क्या है देख लीजिए, मैंने हर एक चीज को लिख दिया है, आप लोग भी देख देख के लिख सकते हैं। इस गद्यांश का शीर्षक दीजिए। शीर्षक यानी कि टाइटल। देखिए टाइटल आप कुछ भी दे सकते हैं। तो यहां पर मैंने अपने हिसाब से मनोविज्ञान आज की जरूरत मैंने दे दिया है। देखिए इसका टाइटल कुछ डिफरेंट भी हो सकता है। अब ये नहीं बोलिएगा कि सर आपने ऐसे बता दिया, दूसरा टीचर कोई दूसरा तरह से बता रहा है, तो भाई कुछ भी हो सकता है। टाइटल है ना, अब आप वीडियो देख रहे हैं, मेरा वीडियो का टाइटल कुछ अलग है, दूसरे सर का वीडियो का टाइटल कुछ अलग है, तो टाइटल कुछ भी हो सकता है। तो बस ये बात होता है। तो यहां पर मैंने दिया है कि मनोविज्ञान आज की जरूरत। आप बोलेंगे सर ऐसा आपने क्यों दिया। देखिए यहां पर साफ साफ लिखा गया है क्या है कि जीवन के हर क्षेत्र में मनोवैज्ञानिकों की आवश्यकता महसूस की जा रही है। तो बस आप समझ सकते हैं कि मनोविज्ञान का जो जरूरत है उसी के बारे में यहाँ पर चर्चा वगैरह हो रहा है, तो मैंने वही चीज यहाँ पर दे दिया है। खैर कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहां पर हमारे पास अब जो क्वेश्चन है, देखिए यहां पर एक्चुअल में सेक्शन ख है, यहां पर ये व्याकरण का पोर्शन है। यहां पर देखिए ख नंबर में भरना है। क्या है यहां पर देखिए दिन है, यहां पर खाली स्थान है ढल रहा था। तो यहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि दिन जो है वो धीरे धीरे ढल रहा था। तो यहां पर हम लोग धीरे धीरे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि दिन धीरे धीरे ढल रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर हुआ है, यहां पर भरना है, तो चलिए भर देते हैं, बिल्कुल भर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि वह बिल्कुल नहीं पड़ता है, सूट भी खा रहा है, वह बिल्कुल नहीं पड़ता है। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से अथवा देके दिया गया है। अथवा का मतलब होता है कि आप या तो इसका आंसर दीजिए या फिर आप केवल और केवल इसका आंसर दीजिए। दोनों में से मात्र आपको एक का ही आंसर देना है। लेकिन अभी मैं आपको सिखा रहा हूं इसलिए मैं आपको दोनों का आंसर बताऊंगा। मान के चलिए परीक्षा में ये दोनों नहीं आया, ये आ गया, तो आपको जानना तो पड़ेगा ना, इसलिए आप जानिए। लेकिन जब भी अथवा रहेगा, अथवा का मान वही होता है कि या तो आप ऊपर वाला का आंसर दीजिए या फिर आप नीचे वाला का आंसर दीजिए, जिसका मान है आप उसी का आंसर दीजिए, मात्र एक का देना है। अथवा का कंसेप्ट यही होता है। देखिए अथवा में है कि अव्यय की परिभाषा लिखें। तो अव्यय उन शब्दों को कहते हैं जिनमें लिंग, वचन, पुरुष आदि के कारण कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। देखिए अव्यय हम लोग उस शब्द को बोलेंगे जिसमें लिंग के चलते, वचन के चलते, पुरुष के चलते किसी भी प्रकार कोई परिवर्तन ही नहीं होगा, कोई चेंजिंग ही नहीं होगा, उस शब्द को बोलेंगे अव्यय। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास ये जो 5 है, इसमें हमें क्या दिया गया, देखिए यहां पर भी अथवा दिया गया है। तो यहां पर ये जो अथवा दिया गया, देखिए ऊपर में एक क्वेश्चन है, नीचे हमारा एक क्वेश्चन है।
इसका मतलब भी वही हो गया कि आप या तो ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर दीजिए या फिर आप नीचे वाले क्वेश्चन का आंसर दीजिए, लेकिन यहां पर मैं आपको दोनों क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा। देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, एकदम सरल क्वेश्चन है। क्या है कि दशानन का समास विग्रह कर समास का नाम लिखें। देखिए दशानन, तो दशानन में हो गया, दशानन में क्या बोलेंगे, ठीक है, यहां पर दशानन बोलेंगे, यहां पर देखिए इसको बोलेंगे, यहां पर थोड़ा इसको अच्छे तरीके से लिखिएगा। देखिए इसको आपको लिखना है, यहां पर आप लिख दीजिएगा 10, ठीक है, क्या लिखेंगे 10, तो यहां पर लिखेंगे 10 है आनंद जिसके। बात समझ में आ रहा है, यहां पर क्या लिखना है, दशानन का जो समास विग्रह होगा क्या होगा, 10 है आनंद जिसके, हो गया दशानन। दशानन यानी कि अर्थात रावण, और जब भी कोई अलग अर्थ निकलेगा तो वो जो जाता है कहां जाता है, बहुव्रीहि समास में जाता है। किस समास में जाएगा, बहुव्रीहि समास में जाएगा। तो देखिए दशानन को मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं, दशानन, ठीक है, यहां पर थोड़ा सा मिसप्रिंट था, खैर कोई दिक्कत नहीं है। दशानन के लिए हम लोग बोलेंगे कि 10 है आनंद जिसके, 10 है आनंद जिसके, ये हो गया हमारा दशानन। तो दशानन का ये हो गया, इसका माने हो गया रावण, और जब भी एक अलग सा अर्थ निकलेगा तो वह हो जाएगा बहुव्रीहि समास। फिर नीचे हमारे दिया गया चक्रधर का समास विग्रह कर समास का नाम लिखे। अब देखिए यहां पर या तो आपको ये वाला लिखना था या फिर ये वाला, तो चक्रधर, चक्रधर में क्या हो गया कि चक्र को धारण करने वाला, और चक्र को कौन धारण करता है, तो कृष्ण, कृष्ण करते हैं, ठीक है, तो कृष्णा मैंने लिख दिया है, खैर कोई दिक्कत नहीं है, तो कृष्णा हो गया, ठीक है। चक्र को कौन धारण करता है, कृष्णा जी करते हैं, तो ये यहां पर देखिए एक अलग नाम आता है, इसलिए ये भी हो गया बहुव्रीहि समास, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं। देखिए यहां पर थोड़ा मिसप्रिंट था, मैं आपको फिर से और एक बार बता देता हूं, सर यहां पर हमारा मिसप्रिंट था, ये दशानन नहीं होगा बल्कि यहां पर हो जाएगा 10, ठीक है, 10 है आनंद जिसके, क्लियर हो गया। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 यहां पर क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में यहां पर देखिए, यहां पर एक्चुअल में हमारा सेक्शन सी यानी कि गौ है, यानी पाठ्य पुस्तक का है, किताब का है। यहां पर अथवा दिया है, इसका मतलब क्या हो गया, या तो आप ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर दीजिए या फिर आप नीचे वाले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मात्र आपको एक ही क्वेश्चन का आंसर देना है, लेकिन यहां पर मैं आपको दोनों क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा ताकि आप लोग दोनों पढ़ लीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या है कि छाया को छूने से कवि का क्या आशय है, वह छाया को छूने से क्यों मना करता है। देखिए इस कविता में छाया शब्द अतीत के सुखों के लिए प्रयुक्त हुआ है। कवि कहते हैं कि अतीत के सुखों को याद मत करो, नहीं तो मन को दुगना दुख होगा, इसलिए कवि इसे छूने के लिए मना कर रहा है। इसलिए हमें अतीत की यादों को छोड़कर वर्तमान में जीना चाहिए। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इसके आंसर को लिख दिया है, आप लोग एक बार पढ़ेंगे तो आपका याद हो जाएगा। चलिए इसके भी आंसर को देख लेते हैं, इसका आंसर क्या होगा देख लीजिए। क्वेश्चन है कि हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। देखिए हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है, पंक्ति के माध्यम से कवि हमें यह बताना चाहता है कि जिस प्रकार हर चांदनी रात के बाद अमावस्या की रात अवश्य ही आती है, उसी प्रकार मानव जीवन में सुख के बाद दुख का आना अवश्य संभावी होता है। अतः मनुष्य को सुख के बाद दुख सहने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। बात समझ में आ रहा है। पूर्णिमा का जो रात होता है, चांदनी रात जो होता है, चांदनी रात के बाद अमावस्या की रात भी आती है, तो उसी प्रकार से मानव जो जीवन है, मानव जीवन में सुख के बाद दुख भी आता है और दुख सहने के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। वही चीज यहां पर इस पंक्ति, ये जो लाइन है, इस लाइन में यही चीज बोला जा रहा है। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7। देखिए मैंने जो भी यहां पर आंसर लिखा है बहुत ही सिंपल तरीके से लिखा है, आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि कन्यादान के समय मां के दुख को प्रामाणिक क्यों कहा गया है। देखिए इसका आंसर कि मां को इस बात की चिंता थी कि दुनियादारी से अपरिचित उसकी भोली भाली बेटी भावी जीवन की कठिनाइयों का सामना कैसे कर सकेगी। कन्यादान करते समय मां यह अनुभव कर रही थी कि बेटी के चले जाने के बाद वह एकदम अकेली हो जाएगी, उसके जीवन में एक अपूर्णीय रिक्तता आ जाएगी। इसी कारण कन्यादान के समय मां के दुख को प्रामाणिक कहा गया है। बात क्लियर हो गया। देखिए मां का चिंता हर तरफ से है, बेटी ससुराल जाएगी, नए लोग, नई जगह, किस प्रकार से रहेगी, भोली वाली बेटी है, किस प्रकार से काम करेगी, किस प्रकार से कठिनाइयों का सामना करेगी, तो ये चीज हो जाता है। फिर मां कहती कि देखिए जब ससुराल में, देखिए एक्चुअल में देखिए जो बेटी होती है जब वो मायके में रहती है, अपनी मां के साथ, तो मां का जो सहारा होती है ना, वह होती है बेटी, ठीक है। और जब बेटी जब चली जाती है ससुराल तो मां अकेलापन महसूस करती है, वही चीज यहां पर बताया गया है। बात क्लियर हुआ, ये लिख लीजिएगा, समझ जाइएगा। आगे देख लीजिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 यहां पर क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में भी यहां पर अथवा है, इसका माने हो गया या तो आप ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर दीजिए या फिर आप नीचे वाले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखिए ऊपर वाला क्वेश्चन के लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है। तो देखिए फादर बुल्के के मन में अपने प्रियजनों के लिए असीम ममता और अपनत्व था।
इसलिए लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा है। बात समझ में आ रहा है? जो फादर बुल्के का जो मन था ना, अपने प्रियजनों के लिए, अपने लोगों के लिए ना असीम ममता और अपनत्व था, इसलिए लेखक फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर ही देख लीजिए कि लेखिका मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा। तो देखिए, लेखिका के व्यक्तित्व पर उनके माता पिता का प्रभाव पड़ा। मां से उन्होंने सहनशीलता सीखी और अपने पिता से जिद सीखी। ठीक है, अपने पिता से ही उन्हें इस बात के लिए प्रोत्साहन मिला था कि रसोई की चार दीवारी से निकलकर बाहर की दुनिया के बारे में पता किया जाए। क्लियर है? कितना सुंदर और सरल आंसर यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, आप लोग देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करिए, सुंदर सुंदर कमेंट्स करिए, जितने भी दोस्त होंगे सबके साथ वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। कंप्लीट सॉल्यूशन संस्कृत से लेकर इंग्लिश से लेकर जो भी सब्जेक्ट है, हर एक सब्जेक्ट का सॉल्यूशन आपको इसी चैनल पर दिया जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देखिए कि सुशील वाद्य से क्या अभिप्राय है। ठीक है, शहनाई को सुशील वाद्य में शाह की उपाधि क्यों दी गई है। देखिए, अरब देश में फूंककर बजाए जाने वाले वाद्य जिसमें नाड़ी, ठीक है, नरकट या फिर रीड बोलते हैं, होती है, इसी को हम लोग सुशील वाद्य कहते हैं। शहनाई को भी फूंककर बजाया जाता है, यह अन्य सभी सुशील वाद्यों में श्रेष्ठ है, इसलिए शहनाई को सुशील वाद्यों में शाह का उपाधि दी गई है। देख लीजिए, बहुत ही सिंपल इसका जो आंसर है बहुत ही सिंपल है। आगे देख लीजिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए। तो देखिए, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को लगाने के लिए मूर्तिकार ने अनेक प्रयत्न किए। उसने सबसे पहले उस पत्थर को खोजने का प्रयत्न किया जिससे वह मूर्ति बनी थी। इसके लिए पहले उसने सरकारी फाइलें ढूंढवाई, फिर भारत के सभी पहाड़ों और पत्थरों की खानों का दौरा किया। इस प्रकार से उन्होंने प्रयास किया था, ट्राई किया था, कोशिश किया था। क्लियर हो गया? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 11 है, एक्चुअल में सेक्शन जो डी है हमारा, ये रचना का है, जहां पर आपको विज्ञापन और यहाँ पर आपको निबंध और यहाँ पर आपको लेटर यानी कि पत्र देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से आप लोग लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है यहाँ पर भी अथवा है, इसका माने हो गया कि आप या तो ऊपर वाला लिखिए या फिर आप नीचे वाला लिखिए, लेकिन यहां पर मैं आपको दोनों को बताने वाला हूं, दोनों को बताऊंगा। देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से। पहला वाला क्या है कि अपने क्षेत्र में पार्क विकसित करने के लिए निगम अधिकारी को पत्र लिखिए, ये हो गया एक क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन है कि छात्रावास में रहने वाली अपनी बहन को समय का सदुपयोग करने की सलाह देते हुए पत्र लिखिए। लेकिन परीक्षा में मात्र आपको एक ही तो लिखना है, या तो आप ऊपर वाला लिखिए या फिर आप नीचे वाला लिखिए। लेकिन यहां पर मैं आपको दोनों बता देता हूं। देखिए पहला वाला का आंसर समझिए। यहां पर देखिए पहला वाला का, यहां पर मैं लिखा कि सेवा में श्रीमान नगर निगम पदाधिकारी, रांची मैंने लिख दिया है, आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं। विषय पार्क विकसित करने के संबंध में महाशय। ठीक है, सविनय निवेदन यह है कि, यहां पर यह लिख दीजिएगा, थोड़ा यह छूट गया है। ठीक है, यह है कि मैं अपना कुछ भी नाम लिख दीजिएगा। तो यहां पर मैंने लिख दिया कि मैं राम कुमार शहर रांची के सेक्टर 1 का रहने वाला हूं। विशेष बात यह है कि मेरे यहां एक अति सुंदर स्थान है जहां पर पार्क का निर्माण किया जा सकता है। पार्क होने से यहाँ के लोगों को रोजगार का साधन भी मिल जाएगा। ठीक है, अतः श्रीमान से विनम्र निवेदन है कि आप यहाँ आकर निरीक्षण कर पार्क का निर्माण कार्य करने की कृपया करें। आपका भवदीय नाम राम कुमार, इस प्रकार से लिख दीजिएगा, आपका लेटर कंप्लीट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो और एक लेटर है। देखिए क्या है कि छात्रावास में रहने वाली अपनी बहन को समय का सदुपयोग करने की सलाह देते हुए पत्र लिखिए। चलिए सर, इसको भी मैं आपको लिख कर दिखा देता हूं कि आप लोग किस प्रकार से लिखेंगे। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा रहा हूं, कोई किताबी लैंग्वेज नहीं है। तो यहाँ पर लिख दिया कि रांची सेक्टर 1। मान के चलिए आप लोगों का एग्जाम 29 मार्च को स्टार्ट हो रहा है, 29 मार्च को आप ये लेटर लिख रहे हैं, तो मैंने 29 मार्च का यहाँ पर डेट दे दिया, दिनांक 29 मार्च 2022। ठीक है, मान के चलिए आपके जो बहन का जो भी नाम रहेगा आप लोग लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है प्रिय कुसुमतला। ठीक है, शुभाशीष, आशा करता हूं कि तुम सकुशल होगी, छात्रावास में तुम्हारा मन लग गया होगा और तुम्हारी दिनचर्या भी नियमित चल रही होगी। देखिए एक्चुअली में बोलने का मतलब है कि जो बहन को जो पत्र लिखा जा रहा है, बहन को बोला जा रहा है कि तुम्हारा हॉस्टल में मन लग गया है और दिनचर्या यानी कि जो तुम्हारा डेली रूटीन है, डेली रूटीन भी ठीक ठाक चल रहा है। प्रिय कुसुम, तुम अत्यंत सौभाग्यशाली लड़की हो जो तुम्हें बाहर रहकर अपना जीवन संवारने का अवसर प्राप्त हुआ है, परंतु वहां छात्रावास में इस आजादी का तुम दुरुपयोग मत करना। बड़ा भाई होने के नाते मैं तुमसे यह कहना चाहता हूं कि तुम समय का भरपूर सदुपयोग करना। तुम वहां पढ़ाई के लिए गई हो, इसलिए ऐसी दिनचर्या बनाना जिसमें पढ़ाई को सबसे अधिक महत्व मिले।
यह सुनहरा अवसर जीवन में फिर वापस नहीं आएगा, इसलिए समय का एक एक पल अध्ययन में लगाना यानी कि पढ़ाई में लगाना, मनोरंजन एवं व्यर्थ की बातों में ज्यादा समय व्यतीत न करना, अपनी रचनात्मक रुचियों का विस्तार करना, खेल कूद को भी पढ़ाई जितना भी महत्व देना, यहाँ पर खेल कूद को भी महत्व दिया जा रहा है। आशा करता हूं तुम मेरी बातों को समझकर अपने समय का उचित प्रकार सदुपयोग करोगी तथा अपनी दिनचर्या का उचित प्रकार पालन करके परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करोगी। शुभकामनाओं सहित तुम्हारा भाई कैलाश। यहाँ पर जो भी नेम वगैरह जो भी लिखना है उससे कोई मतलब नहीं होता है, तो बस सर इस प्रकार से आप लोगों को लिखना है। देखिए कितने सिंपल तरीके से मैंने आपको लिखकर समझाया कि आपको लिखना कैसे है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 2 क्वेश्चन है, फिर हमारा ये जो मॉडल पेपर का जो सेट 1 है ये खत्म हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर हमें निबंध लिखना है, 5 नंबरिया है। यहाँ पर एक है कोविड से सुरक्षा और एक है सरहुल। तो सरहुल वाला आप लोग लिख लीजिएगा, जो कोविड से सुरक्षा ये नया है, इसी को मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो संकेत बिंदु दिया रहेगा इसको पहले आपको देखना पड़ेगा। एक में आपको लिखना कोविड क्या है, फिर एक में लिखना कि सुरक्षा के उपाय क्या है, एक में आपका है कि लापरवाही का नतीजा, और एक आपका निष्कर्ष, यहां से क्या निष्कर्ष निकल रहा है। तो चलिए देखते हैं कोविड क्या है। तो देखिए कोविड क्या है। कोरोना एक वायरस का नाम है जिनके कुछ प्रकार इंसानों के लिए खतरनाक है तो कुछ जानवरों के लिए। यह एक ऐसी बीमारी है जो सीधे तौर पर आपके श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है और इस बीमारी से सारी दुनिया बुरी तरह प्रभावित है। WHO इसे महामारी घोषित कर चुकी है। इसके शुरुआती लक्षण फ्लू जैसी ही होते हैं जो धीरे धीरे एक विकराल रूप धारण कर लेता है। और ये जो कोविड वाला है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए, समझ लीजिए कितने सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया यहाँ पर कोविड क्या है। तो कोविड क्या समझ में आ रहा है कि कोरोना एक वायरस का नाम है जिनके कुछ प्रकार इंसानों के लिए खतरनाक है तो कुछ जानवरों के लिए भी खतरनाक है। यह एक ऐसी बीमारी है जो सीधे तौर पर हमारे जो श्वसन तंत्र है, जहां से हम लोग सांस वगैरह लेते हैं ना, उस पर ज्यादा ये इफेक्ट करता है। इस बीमारी से सारी दुनिया बुरी तरह प्रभावित है। आप लोगों का एग्जाम जो यहाँ पर जो मतलब जैसे कि दिसंबर में होना तो जो नहीं हुआ, इसी के चलते नहीं हुआ। WHO इसे महामारी घोषित कर चुकी है। इसके शुरुआती लक्षण फ्लू जैसी ही होते हैं जो धीरे धीरे एक विकराल रूप धारण कर लेता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। आगे देखिए, ये तो कोविड क्या है कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं सुरक्षा के उपाय। इसकी सुरक्षा के उपाय क्या है, फिर देखेंगे लापरवाही का नतीजा, फिर देखेंगे इसका निष्कर्ष क्या होने वाला है। तो देखिए सुरक्षा के उपाय क्या होंगे। सुरक्षा के उपाय, हमेशा अपने हाथ धोएं, अपने मुंह को बार बार न छुएं, सबसे 5 से 6 फीट की दूरी बनाकर चलें या रहें, बहुत आवश्यक न हो तो घर से बाहर न जाएं, सार्वजनिक स्थानों पर जैसे कि मॉल बाजार आदि जगहों पर न जाएं, अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर करें, लोगों से हाथ न मिलाएं। मास्क लगाना उस व्यक्ति के लिए आवश्यक होता है जो कोरोना से ग्रसित होता है, परंतु कई बार संक्रमित व्यक्ति को पता ही नहीं होता कि उसे कोरोना है, इसलिए अपनी सुरक्षा अपने हाथ में मास्क अवश्य लगाएं। रेलगाड़ी बस आदि से यात्रा करने से बचें, कम से कम 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोना न भूलें। तो ये रहा सुरक्षा के उपाय। तो चलिए सुरक्षा के उपाय भी हो गया, माने कोविड क्या है हो गया, सुरक्षा के उपाय हो गया, लापरवाही का नतीजा देख लेते हैं और निष्कर्ष देख लेते हैं। तो देखिए लापरवाही का जो नतीजा है क्या है कि अगर कोरोना वायरस से लापरवाही किया जाए तो आपको भी कोरोना हो सकता है और आपकी जान भी जा सकती है। जैसे कहा जाता है ना कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो वही चीज यहां पर भी आपके साथ हो सकता है। निष्कर्ष का अगर बात करें तो जितने केस आ रहे हैं उनमें से कई पूरी तरह ठीक भी हो चुके हैं। सबसे अहम बात यह है कि अपने खान पान पर ध्यान दें और अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करें। इससे बचने का यही मात्र उपाय है। इसके साथ ही जो बचाव के उपाय बताए गए हैं इनका सख्ती से पालन करें। और आप यहाँ पर ले सकते हैं कि जो कोरोना का जो मतलब वैक्सीन है उसको भी आप लोग लगा लीजिएगा, तो ये भी चीज आप लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका निष्कर्ष। अब हमारे पास और एक क्वेश्चन है जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए और इसको आप लोग देखेंगे थोड़ा अच्छा लगेगा। देख लीजिए, मैंने थोड़ा इसको अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने पेश क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि स्वास्थ्यवर्धक पेय सामग्री बनाने वाली कंपनी की ओर से लगभग 50 शब्दों में विज्ञापन लिखिए। देखिए विज्ञापन माने होता है एडवर्टाइजमेंट, और आप लोग टीवी देखते होंगे, टीवी में तरह तरह के एडवर्टाइज दिखाए जाते हैं, जैसे माउंटेन ड्यू को बोला जाता है, डर के आगे जीत है, फेयर एंड लवली का दिखाया जाता है, तरह तरह के साबुन का दिखाया जाता है। तो बस वही सब चीज यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा तड़कता भड़कता चीज मतलब यहाँ पर कर देना है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, देखिए 2 मैंने यहाँ पर ग्लास रख दिया है, आपको इस प्रकार का इमेज नहीं मिलेगा, आप मतलब ड्रॉइंग कर लीजिएगा हाथ से। यहाँ पर मैंने नाम दे दिया है कि अमृता स्वास्थ्यवर्धक पेय, ठीक है, सबके मन को भाए, गर्मी में राहत पहुंचाए।
दाम जबरदस्त, स्वाद मस्त, ताजा फलों का रस, रसायन रहित, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक। निर्माता अमृता प्राइवेट लिमिटेड, धनबाद 828109। तो इस प्रकार से आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसी प्रकार से आपको विज्ञापन यानी कि एडवर्टाइजमेंट लिखना है। देखिए एडवर्टाइजमेंट में आप लोग क्या करिए, कुछ मतलब डायलॉग टाइप का चीज यूज करिए जो आपके काम का होगा। अब ये नहीं कि पूरा हम लोग लिख लिख कर भरा देंगे तो उसमें नंबर नहीं मिलता है। इस प्रकार से लिखिए, यहां पर आपको मतलब 50 शब्द 60 शब्द क्या हो रहा है ये नहीं गिनना है, लेकिन आपको इसी प्रकार से अट्रैक्टिव बनाना है ताकि जो टीचर होंगे देखेंगे और सीधे डायरेक्ट आपको नंबर दे देंगे। खैर कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इसी प्रकार से करिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।